Hello students, welcome to the IOQJS quiz number 1. This side पुष्पेंद्र सिंह राजावत from chemistry PCCP department. So start करते हैं बच्चों. First question. So first question कह रहा है that is the temperature remains same during the melting while all the ice changes into water due to the. So जब आपका ice किस में convert हो रहा है? Ice changes into water. कहाँ पे change होगा? At its melting point. So ice at the 0 degree Celsius is changes into water at the same temperature at the 0 degree Celsius. But here the heat energy is utilized. So the heat energy that is utilized here, जो heat energy यहाँ पे utilize हो रही है, उस heat energy को अपन क्या नाम देते हैं? उस heat energy को अपन नाम देते हैं that is the latent heat of fusion. Because यहाँ पे ये जो process हो रहा है, अगर मैं इस process को नाम दूंगा melting, so this process is also known as the fusion. Because आपका जैसे अगर मैं मेल्टिंग की बात कर रहा हूं तो मेल्टिंग में ही क्या हो रहा है, आपका मेल्टिंग प्रोसेस है जिसके अंदर आपका जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. सिमिलरली मैं उसी चीज को क्या नाम दे रहा हूं कि ये आपका कौन सा प्रोसेस भी है, ये आपका फ्यूजन प्रोसेस भी है. यहाँ पे आपकी हीट एनर्जी यूटिलाइज हो रही है और वो जो हीट एनर्जी वो कौन सी है आपकी, वो हीट एनर्जी आपको वहां पे दिख नहीं रही है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, हिडन हीट, दैट इज द लेटेंट हीट. और किस प्रोसेस में यूटिलाइज हो रही है, इस फ्यूजन प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज हो रही है. सो इसका आंसर क्या आएगा आपका, दैट इज द टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यूरिंग द मेल्टिंग व्हाइल ऑल द आइस चेंजेस इनटू वाटर ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ fusion. Option A is correct. Next question, that is the chairing of sugar in concentrated sulfuric acid is due to the. So first of all students, chairing of sugar क्या होता है वो देखते हैं. पहले तो शुगर का फॉर्मूला होता है आपका C12H22O11. इसके अंदर जब अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स को डालते हैं या कुछ कंसंट्रेटेड H2SO4 को जब अपन इसके अंदर यूज करते हैं शुगर के अंदर, तो क्या होता है यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मास देखने को मिलता है. जो वो ब्लैक कलर का मास देखने को मिला है दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन. और इसके अंदर से क्या होता है, जो H2O होता है वो आपका किस फॉर्म में रिलीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर. सो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ ब्लैक कलर का कार्बन बचेगा. सो दिस इज ब्लैक इन कलर. सो इसकी वजह से आपको जो शुगर है इसको क्या बोला जाता है, चेयरिंग ऑफ शुगर बोला जाता है. ठीक है. तो किस वजह से हो रहा है बच्चों यहाँ पे, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या कर रहा है, इसके अंदर से H2O को निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पे जो शुगर है उसका क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है. तो बाकी सारे ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं. एक तो है ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, तो यहाँ पे शुगर का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस या डिहाइड्रेशन. तो बेस्ट जो आपका आंसर है वो कौन सा है, आपका डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर. क्योंकि शुगर के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो रहे हैं, सिंपली बाहर की तरफ जा रहे हैं या निकल रहे हैं. तो H2O इज रिलीजिंग फ्रॉम दिस शुगर, इस वजह से अपन इसको क्या नाम देंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीज इज द कोलोइडल सिस्टम ऑफ. सो चीज की अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट इज चीज. चीज आपका होता है जेली टाइप या इसको अपन बोलेंगे जेल. और जेल के लिए अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपके डिस्पर्स्ड फेज कौन है आपका, यहाँ पे डिस्पर्स फेज, यहाँ पे जो आपका डिस्पर्स फेज है दैट इज द लिक्विड. और अगर मैं डिस्पर्जन मीडियम की बात करता हूं सो डिस्पर्जन मीडियम कौन है बच्चों, यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम है आपका सॉलिड. सो अपन इसको किस तरीके से रीड करते हैं कॉलोइड को, इस कॉलोइड को अपन इस तरीके से रीड करते हैं दैट इज लिक्विड इन सॉलिड. तो सिंस यहाँ पे सॉलिड वाला पार्ट आपका डिस्पर्जन मीडियम है, इस वजह से किसके जैसे बिहेव करेगा, इट इज एक्टिंग एज अ जेल. सो चीज क्या है, चीज इज अ कोलोइडल सिस्टम ऑफ जेल. और जेल के लिए अगर मैं बात करूंगा दैट इज, अगर इन ऑप्शंस को मैं देखता हूं, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो दिस इज लिक्विड इन सॉलिड. सो दिस इज गैस इन सॉलिड, ये नहीं होगा आपका. गैस इन लिक्विड ये भी नहीं है आपका. लिक्विड इन गैस ये भी नहीं है. लिक्विड इन सॉलिड, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपने को आंसर्स को चेक करना है कौन सा आंसर सही है, एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स एंड मूविंग टुवर्ड्स द बेस्ट एंड करेक्ट आंसर. चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. The next question says the mixture of ethyl alcohol. What is ethyl alcohol? C2H5OH and water H2O. So they can be easily separated by using. तो इनको अपन किस तरीके से सेपरेट आउट करते हैं, तो अगर मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, इनको सेपरेट आउट कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, पहली चीज तो आपका जो इथाइल अल्कोहल है और वाटर है ये दोनों कैसे हैं, दीज बोथ आर द मिसिबल लिक्विड्स. दोनों किसी भी प्रोपोर्शन में या हर प्रोपोर्शन में आपस में
मिक्स होते हैं। सो दीज आर मिसिबल लिक्विड्स। इनको मैं सेपरेट आउट कैसे कर सकता हूँ, तो ये भी आपका लिक्विड में है, ये भी आपका लिक्विड में है, और दोनों ही आपके कैसे हैं, मिसिबल हैं। तो इनको अपन बेस्ट पॉसिबल है उसको अपन देखेंगे, बट इनको अपन सेपरेट आउट किस प्रोसेस से करेंगे, इनको अपन सेपरेट आउट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कौन कौन से प्रोसेस हैं आपके, एक तो है आपका सेपरेटिंग फनल टेक्निक, ये अपन यूज करेंगे फॉर द इमिसिबल लिक्विड्स, जो कि आपके इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए इसको यूज करेंगे। फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अपन बात करेंगे, जहाँ पे आपका इनसोल्युबल सॉलिड होगा लिक्विड के अंदर, उसको सेपरेट आउट करने के काम में आएगा। ये ऑप्शन है ही नहीं, एक आपका बी ऑप्शन बचता है। तो यहाँ पे अपन ने बात करी है बच्चों डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ सिंपल डिस्टिलेशन की और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, दोनों में डिफरेंसेस ये है। सिंपल डिस्टिलेशन अपन मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज में लेंगे, जहां पे जो डिफरेंसेस है दोनों सब्सटेंसेस का, दैट इज द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, दोनों सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है अगर वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, दैट इज इफ द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस इज ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस, देन इट इज बेटर टू यूज द सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। बट सेकेंड केस की अगर अपन बात करते हैं, जहां पे आपका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे होगा, सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसके अंदर आपका कौन सा सही होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा। बिकॉज यहाँ पे आपको एकदम प्योर फॉर्म में सब्सटेंसेस ऑब्टेन होंगे, यहाँ पे आपको वापस से मिक्सचर मिल जाएगा, इतना प्योर नहीं आपको ऑब्टेन होगा। जैसे अगर आप यहाँ पे भी दोनों का मिक्सचर लेके चल रहे हो, इथाइल अल्कोहल का एंड वाटर का, और सेपरेट सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को लगा रहे हो, तो जो आपको फाइनल अलग अलग कंटेनर्स में, जैसे आपने दोनों को सेपरेट आउट कर लिया, तो यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे भी आपको मिक्सचर मिलेगा और यहाँ पे भी आपको मिक्सचर मिलेगा, यानी ये पूरी तरीके से प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। और सेकंड चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। तो अगर मैं बात करता हूँ इथाइल अल्कोहल की, तो इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं दोनों के डिफरेंसेस की बात करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट के बीच के डिफरेंसेस की, दैट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो मुझे कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो उसके लिए अपन बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन तो गिवन नहीं है, सिंपल आपको आंसर गिवन है इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बट जस्ट इन केस अगर यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सिंपल डिस्टिलेशन भी होता तो अपन वहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर को चूज करते, दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके पीछे का ये चीज आपको ध्यान रखना है, लॉजिक। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है उस पॉइंट पे आपको क्या होगा, जो सब्सटेंस है यानी कि मेल्ट हो रहा है, यानी आपको सॉलिड फॉर्म से किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म से आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा, यानी दोनों फॉर्म्स आपको वहां पे इक्वली स्टेब्लिश रहेंगे, इक्विलिब्रियम की अपन बात कर सकते हैं। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज 10 डिग्री सेल्सियस एट T is equals to 10 degree Celsius. So what does this mean? So the substance is a liquid state, is in the liquid state at 10 degree Celsius. तो substance आपका liquid state में है 10 degree Celsius में, क्योंकि यहाँ पे temperature 10 degree Celsius है, और this is what, this is the melting point। अगर ये melting point है इस substance का, तो वहां पे क्या होगा, आपके solids and liquids दोनों ही किस तरीके से रहेंगे, एक equilibrium phase के अंदर रहेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, द सब्सटेंस इज अ सॉलिड एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एंड देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड फेज एंड द लिक्विड फेज एट द 10 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, द सब्सटेंस इज 50% सॉलिड एंड 50% लिक्विड एट द 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए अपन नहीं बोल सकते दैट 50% सॉलिड है या 50% लिक्विड है, बट हाँ वहां पे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश रहेगा दोनों फेजेस के बीच में, सॉलिड्स के बीच में और लिक्विड्स के बीच में, जहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट है। अगर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है तो अपन बोल सकते हैं कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसका जो फॉर्म होगा वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा, और अगर 10 से कम रहेगा तो अपन बात करेंगे कि वो एंटायरली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर क्या है, दैट इज द ऑप्शन सी, दैट देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड फेज एंड द लिक्विड फेज एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये आंसर्स समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस इजी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके, थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं, बस लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 25 एंड एटॉमिक वेट 55। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है, सपोज मैं कोई एलिमेंट मान लेता हूँ
इसका एटॉमिक नंबर, इसको इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं Z एंड A। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ आप इसको लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका मास नंबर और ये हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको किसके बारे में बताता है? एटॉमिक नंबर आपको बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। और अगर मैं किसी एटम के लिए बात करता हूं, सो फॉर एन एटम, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे। सो फॉर एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकल गई आ रही है मेरी? Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E, यानी जो आपका एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल तो होता ही है, प्लस वो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देता है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो ये है। सेकंड है आपका मास नंबर। मास नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय A, दैट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बारे में आपको कौन बताता है? मास नंबर बताता है। मास नंबर से ही अपन क्या कैलकुलेट करते हैं? उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको एटॉमिक वेट दे रखा है इस एलिमेंट के लिए, विदाउट कंसिडर मतलब इसके आइसोटोप्स हैं उनको कंसिडर करे बिना। सो इस एटॉमिक वेट को ही आप क्या मानेंगे? इसी को अपन मानेंगे मास नंबर। ठीक है, सो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन अपन को मिल गई, दैट इज A इज इक्वल्स टू 55 एंड एटॉमिक नंबर यानी Z इज इक्वल्स टू 25। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ? अगर यहाँ पे 55 है आपका A, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर Z, इस इक्वेशन से। सो यहाँ पे कितना आएगा? प्लस 25, दैट इंप्लाइज जो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 55 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो आपको यहाँ पे तीनों चीजें मिल गई है। अगर मैं बात करता हूँ किस किस की, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके? 25। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे आपके? 25। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि आपने कैलकुलेट कर लिए हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 30। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। सो 25 प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स। सो 25 प्रोटॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स, आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है फर्स्ट ऑप्शन में। बाकी के ऑप्शंस भी एक बार अपन देख लेते हैं। 25 न्यूट्रॉन्स एंड 30 न्यूट्रॉन्स इनकरेक्ट है, 55 प्रोटॉन्स 55 न्यूट्रॉन्स इनकरेक्ट है। तो आपका बेस्ट जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करी जा रही है, इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है, बट जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे सो विद इन फ्यू सेकंड्स आपको इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं एंड करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन 7th, बोर्ड्स मॉडल कैन एक्सप्लेन। तो बोर्ड्स मॉडल की अगर अपन बात करते हैं तो क्या एक्सप्लेन करता है? ऑप्शंस की बात करते हैं। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑप्शन से ही अपने को इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। दैट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। तो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का एक्सप्लेन करता है बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो बोर मॉडल के लिए बात करेंगे, सो दैट इज एप्लीकेबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे क्या वर्ड है? दैट इज ओनली। सो इसका मतलब अपने को और ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे। द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन ओनली। सो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी कि वन इलेक्ट्रॉन की अपन बात कर रहे हैं। सो इट इज एप्लीकेबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन बी सही है आपका। थर्ड देखते हैं, द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात नहीं हो रही बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा? H2। तो उसके अंदर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स आपके आ जाएंगे। द सोलर स्पेक्ट्रम, सो ये सोलर स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है, किस स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है? ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है विच इज हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देम। सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एटॉमिक ऑर्बिटल इज। तो एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं बच्चों। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? यहाँ पे भी सेम आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके आपको आंसर्स कहाँ से फाइंड आउट करने हैं? फ्रॉम द ऑप्शंस। तो क्वेश्चन कह रहा है आपको व्हाट इज एन एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरीके से पूछा हुआ है इसमें। द एटॉमिक ऑर्बिटल इज, तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका दैट इज द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को ही अपन क्या नाम देते हैं? उसको नाम देते हैं अपन ऑर्बिट। सो ऑर्बिट को और ऑर्बिटल को कंफ्यूज नहीं करना आपस में। ऑर्बिटल इज अ डिफरेंट थिंग एंड ऑर्बिट इज अ डिफरेंट थिंग। सेकेंड दैट इज द एलिप्टिकल शेप्ड ऑर्बिट। सो इन्हीं को अपन क्या नाम देते हैं? सबशेल्स के बेसिस पे नाम देते हैं। थ्री डायमेंशनल फील्ड अराउंड द न्यूक्लियस। सो थ्री डायमेंशनल फील्ड अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज करेक्ट, बट इट इज नॉट
फुली करेक्ट, ये करेक्ट तो है बट ये फुली करेक्ट नहीं है। द रीजन इन विच देर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, सो यही है आपका क्या, इसी को अपन इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं, दैट इज व्हाट द ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल ही क्या है आपका, ऑर्बिटल इज अ स्पेस in 3D region, or you can say it is a 3-dimensional space in which the probability of finding an electron is maximum, जहां पे न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है, उसी रीजन को अपन क्या नाम दे रहे हैं, उसी रीजन को अपन नाम दे रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, ये अगर मेरा न्यूक्लियस है और इसके अराउंड यहाँ पे ये जो डॉट्स मैं बना रहा हूं, ये क्या है, ये पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की। तो अगर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन गया, बट सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की इस रीजन के अंदर है। तो इस रीजन को मैंने क्या नाम दिया है, इस रीजन को नाम दिया है मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा सबशेल का है, वो SPDF जो आपने स्टडीज कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनका शेप अलग अलग भी होता है, ओरिएंटेशन भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे अपन पूरे ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको S ऑर्बिटल की बात करी है। सो अगर मैं बात करता हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल, सो व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज द 3D रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सो वही आपका कहाँ पे मिल रहा है, आपको ऑप्शन नंबर डी के अंदर वो चीज देखने को मिल रही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स n and l, दैट इज आपको 4 क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं और क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, कैन बी प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। सो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी के अंदर इनको अरेंज करना है फ्रॉम लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर दे दिया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको लोवेस्ट टू हाईएस्ट ही इनको अरेंज करना है। तो किस तरीके से आपके यहाँ पे 1 2 3 4 दे रखे हैं और इन्हीं के बीच में आपको एक रिलेशन दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो n है, दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो आपका l है, दिस इज व्हाट, दिस इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो आपका L है दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको अपन सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो अगर मेरे को किसी की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, मेरे को ये चीज यहाँ पे गिवन है, तो अपन क्या रूल लगाते हैं, यहाँ पे अपन n+l का रूल लगाते हैं। तो n+l के हिसाब से अपन यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n+l जब मैं यहाँ पे रूल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे n+l कितना आ रहा है, दैट इज 4 + 1 = 5। यहाँ पे 4 + 0 कितना आ रहा है, 4 + 0 दैट इज इक्वल्स टू 4, 3 + 2 that is equals to 5 and 3 + 1 n+l that is equals to 4। तो बच्चों आपको यहाँ पे दो चीज देखने को मिल रही होगी कि यहाँ पे n+l दोनों का सेम आ रहा है। तो n+l के हिसाब से अपन यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। बट इफ दोनों की बात कर लेते हैं, n+l इज इक्वल्स टू सेम, तो अगर दोनों का n+l सेम आ रहा है, तो उस केस में आप किस तरीके से बताएंगे किसकी एनर्जी ज्यादा है। जैसे यहाँ पे भी 5 आ रहा है आपका, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो कौन सा सबशेल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, तो ये आपका जो ये कौन सा सबशेल है आपका थर्ड ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है आपका फोर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट, तो आपकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पे जैसे अपन बात करते हैं जिसका n ज्यादा होगा, whose n is greater has more energy। ठीक है, सो पहली चीज आपको क्या फाइंड आउट करना है, n+l के हिसाब से फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट केस, n+l जिसका छोटा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। ये चीज अपन फाइंड आउट करके इनको अरेंज करेंगे। दूसरी चीज, अगर n+l दोनों का इक्वल आ रहा है, तो अगर दोनों का इक्वल आ रहा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको ये चीज ध्यान रखना है, जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इनकी बात करता हूं, तो पहले कौन आएगा आपका, पहले जिनकी एनर्जी 4 है पहले वो आएंगे, और जिनकी एनर्जी 5 है बाद में वो आएंगे। तो पहले कौन आएगा आपका 2 and 4। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 and 4। ठीक है, तो इनकी एनर्जी कम है किन से, 5 वाले से, दैट इज 3, क्योंकि इसकी भी 5 है उसकी भी 5 है। सो ये हो जाएगा आपका 3 and 5 दैट इज 1। अब
पहले 4 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 है, आपका n कितना है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे n कितना है, n इज इक्वल्स टू 4। तो जिसकी एनर्जी कम है, मतलब जिसका n कम है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका कम है उसकी एनर्जी कम होगी, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इन दोनों केस के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो पहले एनर्जी किसकी, कौन आएगा पहले, जिसकी एनर्जी कम है, दैट इज 4। तो पहले आएगा आपका 4, तो इसको मैं सही कर देता हूं। चलिए, तो पहले कौन आएगा आपका 4, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3। सो 4 के बाद कौन आएगा आपका, दैट इज 2। नाउ ये तो हो गया जिनका n प्लस एल कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। अब बात करते हैं n प्लस एल जिनका 5 आ रहा है। तो इसके अंदर 5 में कितना है, इसका n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 3 है, और इसका कितना आ रहा है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आ रहा है। तो पहले कौन आएगा आपका 3, तो यहाँ पे 3 है, एंड उसके बाद में कौन आएगा, दिस फर्स्ट वन। तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इसका फ्रॉम द लोवेस्ट टू हाईएस्ट, लाइक दिस, फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। तो ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अपने को ये क्वांटम नंबर से आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से अपन को इन क्वेश्चंस को डील करना है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अबव प्रिंसिपल के हिसाब से अपन ने इनको अरेंज करा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में, जहाँ पे अपन n प्लस एल रूल को भी यूज करेंगे। सेकंड केस जहाँ पे n प्लस एल अगर सेम आ रहा है तो उस केस में अपन क्या करेंगे, वहाँ पे अपन इस चीज को लर्न करेंगे जिसका n ज्यादा होगा। ये चीज अपन पढ़ के आ चुके हैं ना, ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जितना जो दूर अपन जाते हैं वैसे एनर्जी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो न्यूक्लियस से दूर जाने पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो जिसका n ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आंसर आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन 10, दैट इज इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L इज इक्वल्स टू 2। सो ये जो आपका L है दैट इज व्हाट, दैट इज द अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ये आपको कितनी बता रहा है, 2 बता रहा है। देन द नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट विल बी। सो अगर आपका L कितना है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, तो ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अगर L की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है 2, तो n कितना हो सकता है आपका, n दैट इज इक्वल्स टू 3। वाई 3, बिकॉज जो आपका L है दैट लाइज बिटवीन 0 टू n माइनस 1। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। तो इस जस्ट छोटा कौन होगा इससे, जस्ट 3 से ये स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे n कितना आ रहा है आपका, n आ रहा है आपका यहाँ पे 3। सो आपने फर्स्ट यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया, फर्स्ट आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि ये ऑर्बिट कौन सा है, ऑर्बिट है आपका थर्ड ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट के अंदर कितने मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट is given by the formula that is equals to 2n square, that is 2 times of 3 square। so 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे अगर L इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ D सबशेल की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं D सबशेल के लिए बात कर रहा हूँ तो D सबशेल मैक्सिमम पॉसिबल L इक्वल्स टू 2 D सबशेल के लिए बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे आएगा, तो D आपका कहाँ से स्टार्टिंग होती है, 3 से। तो यहाँ पे 3D ऑर्बिटल भी है, 3p भी होगा, 3s भी होगा। तो ये आपके सबशेल्स होंगे। इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 10। इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 6। इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2। तो टोटल कितना हो गया आपका 18। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि उसने पूछा क्या है आपको। यहाँ पे इसने पूछा है आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, बट यहाँ पे नहीं पूछा आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली देख के कर लेंगे L इक्वल्स टू 2 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, तो सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके 10 आ सकते हैं। बट इस तरीके से आपको मूव नहीं करना, आपको पूरा क्वेश्चन रीड आउट करना है। यहाँ पे पूछा किसका है, ऑर्बिट का पूछा है। अगर यहाँ पे ये पूछता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से रीड करना है आपको, फिर उसके बाद आपको ऑप्शंस देखने और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको क्वांटम नंबर से है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ द 4d इलेक्ट्रॉन। सो आपका 4d इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है करेक्ट सेट। तो सेट यानी कि n, l, m एंड s। तो यह होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर भी इसको बोला जाता है। तो n की अगर बात करता हूं तो 4d, तो ये चीज जो आपको गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, आपको nl की फॉर्म में गिवन है। तो 4 हो जाएगा आपका n,
L क्या हो जाएगा आपका, D के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो ये चीज आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट आपको बना के दे देता हूँ, दैट इज L इक्वल्स टू 0, L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 3। तो ये जो आपका अल्फाबेट है ये आपको क्या बता रहा है, सबशेल बता रहा है, तो मैं इसको किसी नंबर से क्या करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो L इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, S सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा, ये है आपके सबशेल्स। तो L इक्वल्स टू 0 इज रिप्रेजेंटिंग S सबशेल, ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं। L इक्वल्स टू 1 का मतलब है P सबशेल, L इक्वल्स टू 2 का मतलब है D सबशेल, L इक्वल्स टू 3 का मीनिंग है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द F सबशेल। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स, सो L इक्वल्स आपका क्या गिवन है यहाँ पे D, तो D के लिए क्या होगा आपका, तो D दैट इज L इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आपने लिखा 2। नाउ टॉकिंग अबाउट द M, तो M यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपको ऑर्बिटल्स के बारे में बताएगा, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, यानी कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो D के लिए आपके 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं, और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -L टू 0 टू प्लस L, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यूज वेरी करेगी। यानी 2 के लिए कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती है इसकी, -2, -1, 0, +1, +2। सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स हैं इस D सबशेल के अंदर सभी कैसे हैं, डीजेनरेट, इसका मतलब इनकी एनर्जीज इक्वल हैं। अगर एनर्जीज इक्वल है तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम एनर्जी पे पहले जाता है, तो यहाँ पे किसी भी ऑर्बिटल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। और स्पिन की बात करेंगे तो या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा। तो यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस हैं, या तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, दैट इज स्पिन अप और स्पिन डाउन। तो ये चीज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन चीजों को देखना है जिसके अंदर ये चीज करेक्ट है, जिनके अंदर ये चीज नहीं है उसको एलिमिनेट करना है, फिर आपको एम की तरफ मूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 4 एंड 3 है, 3 की वजह से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 4 3 है, 3 की वजह से कैंसिल हो गया, 4 2 यहाँ पे भी है एंड 4 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। नाउ बात करते हैं 4 2 एंड कौन सा है, यहाँ पे 1 गिवन है, तो 1 भी आपका पॉसिबल है, तो 4 2 एंड 1 दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, 4 2 एंड 1 दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। नाउ जो लास्ट आपको दे रखा है स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपका 0 गिवन है, तो 0 आपका नहीं होता है, आपका या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन डी। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे अपन ने पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करा है, फिर अपन करेक्ट आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन अगर नहीं हो तो आप बच्चे इस चीज को पढ़ें, ये इसलिए आपको बताया जा रहा है यहाँ पे टाइम लेके, सो दैट जो आपको इन्फॉर्मेशन है आप उस चीज को यूटिलाइज करें। क्वेश्चंस आपको इतना टाइम नहीं लगाना, क्वेश्चंस आपको थोड़ा फास्ट सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2 is। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन है, और किसका पूछा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक आयन का पूछा हुआ है। तो पहले मेरे को यहाँ पे मैंगनीज की बात करता हूँ, तो मैंगनीज एटम दैट इज एटॉमिक नंबर 25, इसका एटॉमिक नंबर मेरे को लिखना है, तो इसका एटॉमिक नंबर किस तरीके से लिखूंगा मैं, सो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 now 4s2 and 3d5। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से क्यों लिखा अपन ने, पहले इनको देख लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 6 10 6 2 18 2 20 प्लस 5 25। देखो इलेक्ट्रॉन्स पहले कहाँ पे फिल होंगे, पहले इलेक्ट्रॉन्स आपका 4s सबशेल के अंदर फिल हो रहे हैं, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पे फिल हो रहे हैं, डी में फिल हो रहे हैं, यानी 3d में फिल हो रहे हैं। बट इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड फोर्थ शेल, तो फोर्थ शेल आपकी क्या होगी, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल होगी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूंगा तो कहाँ से रिमूव करूंगा, अंदर से तो रिमूव नहीं करूंगा उसको, मैं बाहर वाली आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपन रिमूव करेंगे। तो इस वजह से पहले मेरे को ये चीज ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होगा, पहले इलेक्ट्रॉन आपका 4s के अंदर फिल होगा, फिर 5d के अंदर फिल होगा। बट इसको लिखने का रीजन ये है कि यहाँ से मैं इजीली फाइंड आउट करके बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकल रहा है। तो अब इसके बाद अपन इसका आयन का भी बनाते हैं। तो आयन क्या बनेगा आपका Mn+2, यानी कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं। Mn अगर एटम की बात करें तो मैंगनीज एटम में जितने प्रोटॉन्स है उतने ही क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर +2 का चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं इसके लिए बात करूंगा तो इसके लिए क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d5 एंड 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव हो रहे हैं, यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। गेटिंग। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या गिवन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ
द नोबल गैस, सो इससे जस्ट नियरेस्ट नोबल गैस होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी अपन लिख सकते हैं। अगर मैं इस चीज को यहाँ से देखता हूँ, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है किसका है? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन दैट इज हैविंग द एटॉमिक नंबर 18। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है इस नोबल गैस का, उसको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज आपने यहाँ पे नोबल गैस को लिखा है एंड इसको अपन इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं। ये मेरे को बताता है कि ये जो चीज लिखी है दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से अपन इस चीज को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब अपन इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये इसके लिए आ जाएगा आपका आर्गन 3d5 and 4s0। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+2 आयन। सो इसको चेक कर लेते हैं। 3d4 4s1 नहीं है, 3d5 4s0 आर्गन के लिए, 3d5 5s0 ये तो नहीं है आपका। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3d5 and 4s0। आई होप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता चल गया होगा किस तरीके से अपने को क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, किस तरीके से अपने को आंसर तक मूव ऑन करना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का क्या मीनिंग होता है बच्चों? स्पीशीज दैट आर हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसो मीन्स द सेम एंड इलेक्ट्रॉनिक मतलब कॉन्फ़िगरेशन। सो दैट आर हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दैट आर हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉन्स। सो उनका क्या बोलेंगे अपन? आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। दैट किससे है आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? नियॉन से। तो नियॉन क्या है आपका? नियॉन दैट इज हैविंग एटॉमिक नंबर 10। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करता हूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,8। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 10 है। तो मुझे ये देखना है कि किसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वही स्पीशी, चाहे वो आयन हो या वो एटम हो, वो क्या हो जाएगा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। किससे? नियॉन से। तो सभी के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे है आपका N3-। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सो 7 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 10। दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद व्हाट? नियॉन। Mg+2 मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल के दैट इज 12 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 10। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 एंड प्लस का साइन है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया? रिमूव हो चुका है। तो दैट इज इक्वल टू 19 - 1 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके K+ आयन के अंदर है। Ca+2 के अंदर भी क्या होगा आपका? इसका एटॉमिक नंबर 20 है। सो 20 रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसी की वजह से यहाँ पे +2 का चार्ज आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 18। सो आइसो ये भी आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है Ca+2 आयन एंड K+ आयंस, लेकिन ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसके साथ है? आर्गन के साथ है। बट यहाँ पे आपको पूछा है दैट दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद द नियॉन। तो नियॉन के साथ में कौन कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? जिनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दैट इज N3- आयन, नाइट्राइड आयन एंड Mg+2 आयन यानी कि मैग्नीशियम आयन। सो आपका फर्स्ट एंड सेकंड, सो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट में। तो ये आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। इन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड इंडिकेट इन इट द नंबर ऑफ सबशेल्स, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल। तो ये चीजें आपको फाइंड आउट करके बतानी है। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन क्रोमियम का। सो क्रोमियम सिंबल इज Cr, एटॉमिक नंबर इज 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p के बाद में कौन सा सबशेल फिल होगा? 4s सबशेल फिल होगा। तो उसको मैं आगे लिख रहा हूं बिकॉज ये आपका आउटर मोस्ट शेल है। तो 4s2 एंड 3d कितना हो गया आपका? 4। सिंस यहाँ पे आपका जो d सबशेल है ये आपका कैसा है? इस तरीके से 1 2 3 4। यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको कंप्लीटली हाफ फिल्ड होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो थोड़ा कम है। तो इस वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास में शिफ्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ तक तो यही रहेगा और आगे आपका क्या बन जाएगा? 3d5 एंड 4s1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम। नाउ इसके अंदर अपने को फाइंड आउट करना है क्या?
नंबर ऑफ सबशेल्स। तो कितनी सबशेल्स है इसके अंदर, तो सबशेल्स की अगर मैं बात करूंगा तो एक सबशेल तो ये है आपकी, दूसरी सबशेल ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन। तो सबशेल्स कितनी होंगी आपकी यहाँ पे, 7 सबशेल्स हैं। कौन कौन सी हैं आपकी, जैसे अगर मैं बात करता हूँ एस सबशेल की, तो एस सबशेल है आपकी 1, दिस इज 1, इसको कलर चेंज कर लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं। तो एस सबशेल आपका 1 है, 2 है, 1 2, एस दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो एस सबशेल्स कितने हैं आपके यहाँ पे, एस हो जाएंगे आपके 4, पी कितने हो जाएंगे आपके, पी सबशेल्स 1 2, पी सबशेल्स हैं 2 एंड डी सबशेल्स कितने हैं यहाँ पे 1। सो टोटल दैट इज द नंबर ऑफ सबशेल्स। सो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने हैं, दैट इज 4 + 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं, दैट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करने, तो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अगर मैं एस की बात करता हूँ, इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट, 5 होते हैं। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये आपके ऑर्बिटल्स हैं एक सबशेल के अंदर। अब यहाँ पे कितने कितने सबशेल्स हैं, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 1 4, यहाँ पे कितने हैं आपके 2, सो दैट इज इक्वल्स टू 2 × 3 6, यहाँ पे कितना है आपका 5, सो दैट इज ओनली 1 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इक्वल्स टू व्हाट 15। आप चाहो तो इसको बना के भी देख सकते हो, ये हो जाएगा आपका 1s, ये 2s, ये 2p, 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद में है आपका 5d, सॉरी 3d एंड 4s। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भी फिल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स सभी के अंदर फिल है, क्योंकि अपने को नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट करने हैं एम सबशेल के अंदर। सो आपका ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 3d5 1 2 3 4 5 एंड 4s1। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3, ये जो आपको एक स्क्वायर जो गिवन है यहाँ पे बना रखा है, ये क्या है आपको एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना है बच्चों आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 15। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल। तो अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस से जैसे जैसे अपन दूर जाते हैं, तो आपका फर्स्ट इज द के शेल, फिर एल शेल, एम एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। तो आपको एम शेल के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब वो आपको बात कर रहा है एन इक्वल्स टू 3, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा 3 होगा। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे बच्चों बात करते हैं, देखो 3d सॉरी 3p 3s 3p एंड 3d, तो ये आपके कहाँ पे आएंगे, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द एम शेल, क्योंकि इनके आगे क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो ये सब किसके पार्ट हैं, ये आपके सारे पार्ट किसके हैं, एम शेल के पार्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पे, तो आप फाइंड आउट काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो क्या आएगा आपका यहाँ पे आंसर, दैट इज इक्वल्स टू 13। आप चाहो तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हो इनको। तो अगर मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो 3s2 3p6 एंड 3s2 3p6 एंड 3d5, ये वाला पार्ट, ये तो अपन ने एलिमिनेट करा था। सो कितना हो गया 2 + 6 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 13। तो आई होप स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। सो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। सो अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल ऑफ अमोनिया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द अमोनिया, अमोनिया इज NH3। और अमोनिया किस तरीके से बनता है, अमोनिया आपका बनता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होती है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो यहाँ पे किस तरीके से होगा आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, चलिए सीधे बना लेते हैं। तो आपका ये नाइट्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ में क्या हो रहा है
म्यूचुअली शेयर हो रहा है, ठीक है। यानी नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या रखे हैं यहाँ पे शेयरिंग के लिए रखे हैं, और हाइड्रोजन ने भी अपने इक्वल 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए रखे हैं। इसके अलावा ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी ये बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स में किस तरीके से फाइंड आउट करूंगा, पहले मैं 1 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट कर लूं, एक मॉलिक्यूल में कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल में कितने होंगे, इस तरीके से मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अगर मैं 1 मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 किस तरीके से बन रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 बन रहा है आपका नाइट्रोजन से एंड हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से एंड हाइड्रोजन से। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है आपका, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 2,5, ठीक है। 2,5 क्या है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1। देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है ना बच्चों, इस बॉन्डिंग में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ना तो कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास में प्रेजेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास में प्रेजेंट है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको इस मॉलिक्यूल के अंदर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन है, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके NH3 में, 5 + 2 7 8 9 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के अंदर हो जाएंगे। आप फाइंड आउट भी कर सकते हो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो आपको अगर काउंट करोगे तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ये हैं, और नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ये है 5, ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है जिनको मैंने यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करा है 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैंने यहाँ पे पिंक डॉट से रिप्रेजेंट करा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5 + 2 7 7 + 3 10। सो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन NH3 मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल्स टू 10। सो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक मॉलिक्यूल में इतने हैं और 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज इक्वल्स टू Na, या मैं बात कर सकता हूँ 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। सो वहीं 1 एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो आपकी 1 इंफॉर्मेशन है। सेकंड इंफॉर्मेशन है आपकी दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपने फाइंड आउट कर लिया दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हम इन दोनों इन्फॉर्मेशन को क्लब करेंगे, इन दोनों इन्फॉर्मेशन से क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो थर्ड दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6.022 इंटू 10⁻23, या फिर आप लिख सकते हैं Na और 1 मोल molecules of ammonia NH3, so that is equals to what, that is equals to, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों स्पेस की वजह से, that is equals to what 10 into Na, कितना हो जाएगा 10 into 6.022 into 10⁻23, so that comes out to be 6.022 into 10⁻24, और लास्ट में आंसर जरूर लिखना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपको सब्जेक्टिव आंसर्स में भी लिखना है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना, सब्जेक्टिव वाले पार्ट में आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है जो जो चीज़ वहाँ पे गिवन है, और ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपको करेक्ट आंसर तक पहुँचना है, ठीक है। सो ये हुआ बच्चों आज के क्विज का पार्ट। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ में। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल।